दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी कहानी शेर का शिकार। एक बार विंध्यखंड के किसी सघन वन का भ्रमण करने के बाद फिर बार बार भ्रमण की लालसा होती है। इसलिए सन 1934 के लगभग मैं कुछ मित्रों के साथ मंडला गया। मंडला की रेल यात्रा स्वयं एक प्रमोद थी। पहाड़ी में होकर रेल घूमती कतराती गई थी। गहरे गहरे खड्ड, गर्मियों में भी जल भरे नदी नाले और कौतुकों से भरी हुई नर्मदा। मंडला जिले में ही तो कान्हा किसली का विशाल किंतु वर्जित जंगल है। मंडला जिले में ही छोटे से सुंदर नाम और बड़े दर्शन वाला मोती नाला है। नाम मोती नाला ही है, परंतु इस नाम का जंगल बड़ा और विस्तृत, विहंगम और बीहड़ है। मोती नाला के जंगल में शेर बहुतायत से पाए जाते हैं। मार्ग में जगमंडल नाम का बड़ा वन मिलता है। सरही और सागौन के भीमकाय वृक्ष भरे पड़े हैं। जल भरे नदी नालों की कोई कमी नहीं। जगमंडल नाम के जंगल में भी शेरों की काफी संख्या है। सांभर, चीतल, बाइसन और भैंसे भी मिलते हैं। एक दिन तो हम लोग टोह टाप में लगे रहे। जिस नाले में निकल जाएं उसी में शेरों के पद चिन्ह। एक नाले में दोनों किनारों से आड़ी पगडंडियां पड़ गई थीं। वहां पर रेत में शेरों के इतने निशान मिले कि हम लोग अचरज में डूब गए। झांसी जिले के नालों में जैसे ढोरों के निशान मिलते हैं, वैसे शेरों के मिले। कुशल यही रही कि नालों की घास में कोई शेर पड़ा हुआ नहीं मिला। हम लोगों को ठहरने के लिए जंगल विभाग की एक चौकी मिल गई थी। साधन संपन्न लोग जंगलों में डेरे तंबू लगाते हैं, परंतु इनकी टीम टाम देखकर अल्प साधन वाले मनचले शिकारी हतोत्साहित हो जाते हैं। वे सोचते हैं न इतना साज सामान होगा, न बड़े जंगलों का भ्रमण और न बड़े जानवरों का शिकार उपलब्ध होगा। मैं भी नहीं जा सकता था, परंतु मेरे एक निकट संबंधी इन जिलों में बड़े पद पर थे। इसलिए एक दरी और एक चादर लेकर झांसी से बाहर निकल पड़ता था। उनका निषेध है, इसलिए नाम लेकर कृतज्ञता ज्ञापन तक से विवश हूं। दूसरे दिन दोपहरी में भट भटका कर हम लोग डेरे पर आ गए। साथ में मंडला से आटा ले आए थे, क्योंकि इस ओर गांव में दाल चावल और मिर्च मसाला तो मिल जाता है, परंतु आटा दुर्लभ है। भोजन शुरू ही किया था कि एक गोंड ने आकर समाचार दिया, नाहर ने गायरा किया है। उसकी बोली में नाहर गायरा की हिस। पत्तल छोड़कर हम लोग उठ बैठे। उस समय 3 बजे होंगे। मचान बांधने का सामान, रस्से, पानी का घड़ा और बिस्तर इत्यादि साथ लिए चल दिए। एक नाले में झांस के नीचे एक बड़ा बैल दबा पड़ा था। उस बैल की कहानी कष्टपूर्ण थी। उस जंगल में रेलवे लाइन पर बिछाए जाने वाले शहतीर स्लीपर काटे जा रहे थे और जबलपुर के लिए ढोए जा रहे थे। जबलपुर से एक गाड़ी वाला शहतीरों को ढोने के लिए अपनी गाड़ी लाया। शहतीरों तक तो नहीं जा पाया। मार्ग में एक पानी वाला नाला मिला। गाड़ी वाले ने बैल ढील दिए और पुल के नीचे एक चट्टान पर खाना बनाने लगा। बैल जरा भटककर डांग में चले गए। उनमें से एक को शेर ने मार डाला। उसको शेर उठाकर लगभग 3 फरलांग की दूरी पर ले गया और झांस के नीचे एक छोटे से नाले में दाब दिया। उस समय उसने बैल को बिल्कुल नहीं खाया। सोचा होगा रात आने पर सुबीते में खाएंगे। बैल को नाले में से निकलवाया। 6 आदमी उसको बाहर निकाल सके। लगभग 60 डग पर एक ऊंचा बरगद का पेड़ था। नीचे जरा हटकर आम और तेंदू के छोटे छोटे गुल्ले थे। इनको साफ करवाकर एक पेड़ के ठूंठ की खूंटी का रूप दिया गया। बांस के खपच्चे निकालकर उनसे बैल को पेड़ के ठूंठ से जकड़कर बांध दिया गया। मैंने बांधने वालों से पूछा, इन खपच्चों को तोड़कर शेर बैल को उठा तो नहीं ले जाएगा? उन लोगों ने तान तान कर खपच्चों को खींचा और आश्वासन दिया, शेर इन खपच्चों को कैसे भी झटके से तोड़ नहीं सकेगा। मेरे सामने से एक बार तेंदुआ रस्सी तोड़कर बकरे को उठा ले गया था। मैं उस जगह उस अनुभव को दोहराना नहीं चाहता था। गोंडों और कोलों के आश्वासन को मैंने मान लिया। उनका त्वदिशयक अनुभव काफी था। हम लोगों को उनकी बात पर संदेह करने के लिए कोई कारण न था। उस रात चैत की पूर्णिमा थी। दिन में गर्मी रही, परंतु रात का सलोना सुहावनापन तो अनुभव के ही योग्य था। चारों ओर से महक भरे मंद झकोरे आ रहे थे। कहीं से चीतल की कूक और कहीं से सांभर की रेंक सुनाई पड़ रही थी। सियार भी कभी फे कर जाता था। हमारी मचान भूमि से लगभग 25 फीट की ऊंचाई पर थी। मचान लंबी चौड़ी थी, सीधे डंडों से पूरी हुई। ऊपर गद्दा और दरी। एक ओर डालों के तिफनसे में जल भरा घड़ा और कटोरा रखा था। मचान एक ओर से खुली हुई थी और 3 ओर से पत्तों से आच्छादित। उस पर केवल रीछ चढ़कर आ सकता था, शायद तेंदुआ भी।
क्योंकि मैंने तेंदुए को अपनी आंखों पेड़ पर सहज गति से चढ़ते देखा है, परंतु शेर चढ़कर नहीं आ सकता था। मचान के सिरहाने की तरफ मैं बैठा था, दूसरी ओर मेरे मित्र शर्मा जी। मेरे सामने का भाग ज्यादा खुला था, शर्मा जी के सामने का कम। मेरे अन्य मित्र काफी दूर अन्य मचानों पर थे। 8 बज गए। चांदनी खूब छिटक आई। मेरे सामने 100 गज तक खुला हुआ मैदान था। फिर घनी झाड़ी शुरू हुई थी। 8 बजे के उपरांत इस खुले हुए मैदान में लगभग 80 गज की दूरी पर एक सफेद सफेद सा ढेर दिखलाई पड़ा। मैंने आंखों को गड़ाया। वो ढेर स्थिर था। सोचा आंखों का भ्रम है। कुछ मिनट बाद वो ढेर हिला और मचान की ओर थोड़ा सा बढ़ा। विश्वास हो गया कि शेर है और बंदूक की अनी पर आ रहा है। मैंने शर्मा जी को इशारा किया। उन्होंने भी अपने झांके में होकर देखा। वो लगभग आधा घंटे तक ठिठकता ठिठकता सा चला। फिर उसने उस नाले पर छलांग भरी जिसमें वो दिन में मारे हुए बैल को ठूंस आया था। इसके उपरांत वो दृष्टि से लोप हो गया। बाट जो होते 11 बज गए। चांदनी निखर कर छिटक गई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शर्मा जी ने सिर और आंखों पर हाथ फेर कर नींद की विवशता प्रकट की। मेरे भी सिर में दर्द था। हम दोनों लेट गए। मैंने सोचा गायरा प्रबल खपंचों से बंधा हुआ है। शेर आकर जब बैल को उठाने का उत्कट प्रयत्न करेगा, हम लोग सोते ही ना पड़े रहेंगे। लेटते ही सो गए, क्योंकि मचान पर किसी विशेष संकट की आशंका न थी। चांदनी ठीक ऊपर चढ़कर थोड़ी सी वक्र हो गई थी। 1 बजा था जब मुझको पेड़ के नीचे कुछ आहट मालूम पड़ी। मैं यकायक उठकर नहीं बैठा। मचान पर का जरा सा भी शब्द सुनकर यदि शेर होगा तो फिर नहीं आएगा। शायद महीने 15 दिन तक ना आवे, क्योंकि शेर तेंदुए की तरह ढीठ नहीं होता। मैं बहुत धीरे से उठा। आंखें मलकर मचान के नीचे झांका। कोई 2 छोटे जानवर बरगद की सूखी पत्तियों को रौंद रौंद कर बैल की घात लगा रहे थे। बैल को भी देखा। संदेह था कहीं उस समय शेर उसको न घसीट ले गया हो जब सो रहे थे। बैल समूचा पड़ा था। शेर उसके पास नहीं आया था। मैं कुछ क्षण इस तरह बैठा था कि सामने से शेर आता दिखलाई पड़ा। शेर के आने से पहले ही वे दोनों जानवर भाग गए। मैं जब लेटा था, मैंने अपनी राइफल का तकिया बनाया था। शर्मा जी दुनाली बंदूक छाती पर रखे हुए सो रहे थे। मैं राइफल को उठाने के लिए मुड़ नहीं सकता था। मुड़ते ही मेरी गति को शेर देख लेता और भाग जाता। सारी कमी कमाई मेहनत और लालसा व्यर्थ जाती। मैंने शर्मा जी की छाती पर से धीरे से दुनाली उठा ली। उनको जगाने का समय तो था ही नहीं। बंदूक के घोड़े चढ़े हुए थे और नालों में गोलियों के कारतूस पड़े थे। परंतु मुझे अपनी राइफल का अधिक भरोसा रहा है, लेकिन उस मौके पर राइफल उठाना मेरे लिए संभव न था। दुनाली लेकर मैंने बैल पर सीधी कर ली, झुक गया और एकाग्र दृष्टि से अपनी ओर आते हुए शेर को देखने लगा। शेर बड़ी मस्त चाल से आ रहा था। बगल की पहाड़ी पर पतोखी बोली। अलसाते अलसाते उठाते हुए अपने भारी पैरों को शेर ने एकदम सिकोड़ा, बिजली की तरह गर्दन मरोड़ी, पीछे के पैरों पर सधा और जिस ओर से पतोखी बोली थी उस ओर एक टक देखने लगा। जब वो उस ओर से निश्चिंत हो गया तब मचान की ओर बढ़ा। खरी चांदनी में उसकी छोहें स्पष्ट दिख रही थीं। सफेद भाल और छपके चमक रहे थे। भारी भरकम सिर की बगलों में छोटे छोटे कान विलक्षण जान पड़ते थे। शेर जरा सा मुड़ा, तब उसके भयंकर पंजे और भयानक बाहु और कंधे दिखलाई पड़े। गर्दन जबरदस्त मोटी और सिर से पीठ तक ढालू। उसके पुट्ठों को देखकर मन पर आतंक सा छा गया। सोचा यदि बड़े से बड़ा खिसारा सुअर इससे भिड़ जाए तो कितनी देर ठहरेगा, परंतु सुअर इससे भिड़ जाता है और देर तक सामना भी करता है। शेर फिर मचान के सामने सीधा हुआ। उसने मेरी ओर गर्दन उठाई। चंद्रमा के प्रकाश में उसकी आंखें जल रही थीं। वो टकटकी लगाकर मेरी ओर देखने लगा और मैं तो आंखें गड़ाकर उसकी ओर पहले से ही देख रहा था। एक क्षण के लिए मन में चाहा कि गोली छोड़ दूं, परंतु जंगल का शेर और इतना बड़ा जीवन में पहली बार देखा था, इसलिए मन में उसको देखते रहने का लालच उमड़ा। कभी उसके सिर और कभी उसकी छाती को देखता था। ऐसी चौड़ी छाती जैसी किसी भी जानवर की ना होती होगी। शेर कई पल तक मेरी ओर देखता रहा। उसको संदेह था। वो जानना चाहता था कि मैं हूं कौन, पर मैं अडिग और अटल था। उसको बाल बराबर भी हिलता नहीं दिखा। जब शेर मेरा निरीक्षण कर चुका तब बैल के पास गया। उसने अपना भारी जबड़ा बैल के ऊपर रखा और दाढ़ें गड़ाकर एक झटका दिया। एक ही झटके में कई आदमियों के बांधे हुए बांस के खपचे तड़ाक से टूट गए। दूसरी बार मुंह हाल कर जो उसने झटका दिया तो बैल 3-4 हाथ की दूरी पर जा गिरा। इस समय उसकी पीठ मेरी ओर थी।
उसने बैल को एक और झटका दिया। बैल 4-5 डग पर जाकर गिरा। मुझको लगा अब ये चला। सवेरे जब मित्रगण इकट्ठे होंगे तब मेरी इस बात को कोई न सुनेगा कि मैं शेर की लोचों का अध्ययन कर रहा था। सब कहेंगे कि मैं डर गया था। मैं मनाने लगा कि किसी तरह ये मेरे सामने अपनी छाती फेरे। शेर ने कुछ क्षण के लिए मेरे सामने अपनी छाती की। बंदूक तो मिली हुई हाथ में थी ही। मैंने गोली छोड़ी। शेर ने काफी ऊंची उछाल लेकर गर्जन किया। शर्मा जी जाग उठे। उन्होंने भी सुना और देखा। शेर ने नीचे गिरकर तुरंत एक तिरछी उचाट ली और आंखों से ओझल हो गया। उसी समय मचान से उतरकर अनुसंधान करने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि कुछ पहले इसी प्रकार का प्रयत्न करते हुए इलाहाबाद के एक अंग्रेज वकील श्री डिलन फाड़ डाले गए थे। और जैसा कि 2 दिन बाद मंडला पहुंचकर हम लोगों ने सुना, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज श्री चौधरी के भाई जो वकील थे, इसी जंगल से कुछ मील दूर इसी रात इसी प्रकार के प्रयत्न में मार डाले गए थे। हम लोग मचान से नहीं उतरे। बातें करते करते सवेरा हो गया। हम लोगों के मचान से उतरने के पहले ही मित्र लोग वहां आ गए। आते ही उन्होंने भूमि का निरीक्षण किया। जहां गोली चली थी वहां खून की एक बूंद भी न थी। एक साहब बोले, गोली चूक गई। मैंने कहा, असंभव। नीचे उतरकर देखा, शेर के खून की बूंदें मिली। जरा आगे बढ़े कि हड्डी के टुकड़े, और आगे बढ़े तो खून की धार, परंतु हड्डियों के टुकड़े और रक्त की धार लगभग आधा मील तक मिली। एक नाले में उसने पानी पिया और नाले के उस पार के जंगल की लंबी घनी घास में विलीन हो गया। कई दिन बाद उसकी लाश सड़ी हुई मिली। गोली हंसुली की हड्डी पर पड़ी थी। चोट करारी थी, परंतु फिर भी वो इतनी दूर निकल गया। दूसरे दिन उसी मरे बैल के गायरे को बांधकर शर्मा जी और मैं बरगद के मचान पर जा बैठे। रात भर जागते रहे, लेकिन मचान तले कोई भी न आया, परंतु अन्य मित्रों को विचित्र अनुभव प्राप्त हुए। कई मित्र मचान बांधकर पानी के पोखरे के पास बैठे थे। शुद्ध चांदनी रात थी। खूब दिखलाई पड़ता था। पोखरे पर पहले 2 बाइसन आए। बाइसन के मारने की मनाही थी, इसलिए गोली नहीं चलाई गई। उनके उपरांत एक शेर आया। मित्र को सिगरेट पीने की थी आदत। इधर सिगरेट ने खांसी पैदा की, उधर शेर छलांग भरकर ओझल हो गया। दूसरे मित्र भी एक सज्जन के साथ मचान पर बैठे थे, और ये मचान मैंने ही बंधवाई थी। मचान एक गहरे और चौड़े नाले के किनारे एक पेड़ पर थी। नाले में पानी न था, परंतु जानवरों के निकलने का उधर होकर मार्ग था। जब मैं नाले में खड़ा हुआ तब वो पेड़ काफी ऊंचा दिखलाई दिया। मैंने सोचा इस पर का मचान बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, पर वो पेड़ के किनारे के धरातल से केवल 10-11 फीट ही ऊंचा था। दिन में मचान बांधे जाने के बाद हम लोग सब अपनी अपनी जगह जाकर बैठे। जब सवेरे सब लोग मिले, नाले की ढिवाले मचान के शिकारियों का अनुभव सुनकर हम सबको दंग रह जाना पड़ा। उन्होंने बतलाया, 9 बजे के लगभग मचान के पास गुरगुराने की आहट मिली। हम लोग सावधान होकर उस दिशा की ओर देखने लगे जहां से गुरगुराहट सुनाई पड़ी थी। कुछ ही क्षण बाद एक बड़ी शेरनी अपने 2 बच्चों के साथ धीरे धीरे झूमती झूमती मचान के नीचे आई। बच्चे कलोल में थे और गुरगुरा रहे थे। शेरनी मचान के नीचे बैठ गई। वो जरा सी उछाल लेकर मचान पर बैठे शिकारियों को नीचे पटकला सकती थी। शेरनी के बच्चे कभी आपस में उलझते और लिपटते, तो कभी शेरनी के भारी शरीर को अपने खेल कूद का अखाड़ा बनाते। जब दूरी से चीतल या सांभर की आवाज आती तो शेरनी अपने पंजे की मुलायम गद्दी से बच्चों को चुपका कर देती और जबड़े को जमीन से सटाकर ध्यान के साथ कुछ सुनती और देखती। चंचल बच्चे जब उसकी गहरी बगलों में से उतावले होकर जंगल के जगत का कारबार समझने के लिए सिर उठाते, वो पंजे की गद्दीदार ठोकर से उनको बुद्धि देने का प्रयास करती। एक बार एक बच्चा कूदने फादने के लिए विकल हो गया तो शेरनी ने हल्की सी चपत जमा दी। चपत ने उस बच्चे को कुछ समझदारी दी और वो कुनमुना कर अपनी मां की बगल में सट गया। थोड़ी देर में नाले के उस पार पेड़ों की छाया में से एक बड़ा आकार आया। समझ में नहीं आया कि क्या था। शेरनी उस आकार को देखकर फरफरा कर खड़ी हो गई और उसने अपने गले में जिस स्वर को दबाकर नाक से निकाला वो बहुत दूर से सुनाई पड़ने वाली भूकंप की सी आवाज थी। मचान पर बैठे एक शिकारी ने बंदूक पर उंगली पसारी। दूसरे शिकारी ने हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल संभव यह था कि शेरनी केवल घायल होती और निश्चित यह था कि वो घायल होकर मचान वाले किसी भी शिकारी को न छोड़ती। मचान बंधवाने के समय मेरे मन में पेड़ की ऊंचाई के विषय में नाले की गहराई में खड़े रहने के कारण भ्रम हो गया था। वैसे वो मचान तो तेंदुए के भी शिकार के योग्य न थी। 12 फीट की ऊंचाई वाली मचान से तो एक बार नया गांव छावनी के पास
तिंदरी पहाड़ी के नीचे एक पेड़ पर मचान बांधकर बैठे हुए शिकारी को घायल होते ही तेंदुए ने उछलकर नीचे पटक लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। फिर शेर के लिए ये मचान केवल 10-11 फीट की ही ऊंचाई पर थी। बंदूक चल जाती तो गजब हो जाता। एक चौथी मचान और थी। उस मचान को एक बिल्कुल बेढंगी सुनसान जगह पर बांधने की सूझ शिकारी को उनकी एक झक ने दी थी। शिकारी बिल्कुल अकेले बहुत दूर और बिल्कुल बीहड़ झाड़ी में बैठना चाहते थे। शेर वहां आए चाहे ना आए। शेर तो क्या, उनके मचान के पास एक चूहा भी नहीं आया। लाल आंखों से सवेरा हुआ। इसके बाद मैं अनेक बार अमरकंटक पहाड़ पर शेर के लिए गया। अमरकंटक पहाड़ के पठार के समतल पर एक छोटा सा खेत है। उसकी पश्चिमी दरार आगे चलकर नर्मदा बनी है और पूर्वी वाली सोन। मजे में अपने दोनों पैर दोनों दरारों पर रखे जा सकते हैं, परंतु कुछ मील जाकर उस पठार पर से दोनों के भयंकर प्रपात हैं। अमरकंटक पर कुछ पेड़ ऐसे मिले जिनके पत्तों से जून के महीने में रात्रि के समय बारीक फुहार झरती थी। वहीं मलिनिया नाम की एक बेल देखी जिसमें लाल लाल छोटे छोटे फल लगते थे। हम लोगों ने फल चखे, स्वादिष्ट लगे। ग्रीष्म ऋतु में बघेलखंड के अनेक किसान अपने ढोर अमरकंटक के पठार पर चराने के लिए ले आते हैं। इनके ढोरों की टोह में शेर भी सिमट कर पठार पर आ जाते हैं। पठार प्रकृति के सौंदर्य का कोष है। उन दिनों जंगल में फूलों से लदे जूही के पेड़ मैंने विंध्यखंड के इसी स्थान पर देखे। घूमते घूमते एक स्थल पर पहुंचे जिसको सूम पानी कहते थे। सूम पानी शायद इसलिए कि पानी पहाड़ में से थोड़ा थोड़ा करके रिसता था। इस पानी के आगे पहाड़ की एक घूम थी और मार्ग संकरा, नीचे बड़ा भारी खड्ड। हम लोग घूम के इस सिरे पर थे। दूसरे सिरे पर कोमल कंठ निश्रित एक सामूहिक गान सुनाई पड़ा। ऐसे घने बीहड़ जंगल में ये सुरीला गान कहां से आया? थोड़ा आगे बढ़े तो जंगल की कुछ स्त्रियां और कन्याएं रंग बिरंगे फूलों से अपने केश सजाए, डलिया बगल में दाबे, फटे कपड़े पहने आ रही थीं। हम लोगों को देखकर वे संकोच में मुस्काई और गाना बंद कर दिया। हम लोग आगे बढ़ गए। मेरे मन में एक टीस उठी। हमारे देश की सुंदरता और संस्कृति ऐसी दरिद्रता में सनी हुई है। जब पठार पर पहुंचकर नर्मदा के प्रपात को देखने गए, ऊपर की ओर बगल में एक छोटा सा बंगला देखा। उसमें शायद कोई सन्यासी या प्रवासी रहते थे। सन्यासी का अनुमान इसलिए करता हूं कि उसमें से वनकन्या या देवकन्या के समान सौंदर्य वाली एक युवती निकली जो गेरुए वस्त्र धारण किए हुई थी और चौड़े मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थी। यदि जीवन रोमांस है तो मुझे तो बहुलता के साथ मिला है, तो उस कुटी में अवश्य था। प्रपात के नीचे हम लोग नहाने को उतरे। स्नान से निवृत्त हुए थे कि समाचार देने वालों ने सूचना दी, नाहर ने गायरा किया है। जेबों में गुड़ और भुने हुए चने डाले और रास्ते में खाते पीते पहाड़ के उतार चढ़ाव को नापते हुए सूर्यास्त के पहले 5 मील की दूरी तय करके गायरे के पास पहुंच गए। एक खड्ड के ऊपर बड़ा पेड़ था। उस पर कलमुहे बंदर बहुत ची ची चिक चिक कर रहे थे। जरूर शेर वहीं कहीं छिपा होगा, हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला। पास ही एक मारे गए भैंसे का गायरा पड़ा था। शेर जानवर की गर्दन ऊपर से पकड़ता है और तेंदुआ नीचे से। भैंसे की गर्दन पर ऊपर से दाढ़ों की फांस पड़ी थी। निश्चय ही उसको शेर ने मारा था। परंतु मचान बनाने में इतना हो हल्ला हुआ कि शेर नहीं आया। रात भर आंखें गड़ाए रहे, लेकिन सिवाय एक रीछ के और मचान के पास कोई जानवर नहीं निकला। शेर के लिए मैंने होशंगाबाद के भी कुछ जंगलों को छाना है। जंगलों की विशालता और महानता तो देखने को मिली, परंतु शेर नहीं मिला। एक स्थान पर गायरे की खबर पाकर गए। शेर ने गाय मार डाली थी। एक ऊंची मचान बनाई, चारों ओर से उसको ढांका। सूर्यास्त के पहले ही मचान पर आसन जमा लिया, परंतु ठीक समय न जाने कहीं से असंख्य चींटे आ गए। आफत हो गई। बड़ी कठिनाई के साथ उनसे पार पा रहे थे कि पगडंडी पर शेरनी आती हुई दिखलाई दी। मंडला जिले में जो शेर देखा था उससे छोटी थी, परंतु उससे कहीं अधिक लचीली और फुर्तीली। मैं चींटा युद्ध में व्यस्त था। मचान थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। शेरनी ने देख लिया और वो तुरंत चल दी। एक बार अपने जिले की हद से जरा हटकर हम लोग शिकार खेलने के लिए गए। संध्या के समय एक ठीहे के लिए जा रहे थे कि बगल की छोटी सी झाड़ी में शेर दिखलाई पड़ा। गोल बांधकर हम लोग उसके पीछे पड़ गए। भाग्य की बात थी कि वो हम लोगों से अधिक बुद्धिमान था। वो भाग गया और हम लोग अपने सिर चितवाने से बच गए। ठीहे के लिए आगे बढ़े। बादल घेराए और इतनी जोर का पानी बरसा कि शिकार विकार सब भूल गए। कपड़े, बिस्तर, हथियार सब बिल्कुल जलमग्न हो गए। जब ठौर पर पहुंचे, घंटों कपड़ों को सुखाने में लग गए। 2 बजे रात को कुछ भोजन मिला और 3 बजे थोड़ी सी नींद।
सवेरे एक गप्पी ने शिकार के बड़े बड़े सब्जबाग दिखलाए। कमबख्ती के मारे ऊंट चढ़े कुत्ते काटते हैं। 2 दिन पहाड़ों में मारे मारे फिरे, भूखे प्यासे, कुछ भी ना मिला। मिला क्या, दिखा तक नहीं। परंतु मस्खरे साथी संग में थे, इसलिए भूख प्यास भटक और वो कठोर वर्षा एक भी नहीं अखरी। जब लौटकर झांसी आया तब मालूम हुआ श्री बद्रीनाथ भट्ट आए हुए हैं। भट्ट जी पुराने मित्र थे, उन दिनों अस्वस्थ थे, जलवायु परिवर्तन के लिए आए थे। झांसी से 2 मील दूर मैंने एक कृषि फार्म बनाया था और एक मकान खड़ा कर लिया था। एकांत स्थान और जलवायु अच्छा। भट्ट जी वहीं ठहर गए। मुझसे बोले, लोग कहते हैं कि हिंदी के लेखक होकर आप शिकार खेलते हैं। मैंने कहा, लोगों का आरोप ठीक ही होगा, क्योंकि हिंदी के लेखक सिवाय धर्म और नीति के और किसी विषय पर लिखते ही कहां हैं। भट्ट जी विकट दुख दर्द में भी हंसने हंसाने में सचेष्ट रहते थे। उन्होंने कहा, देखिए, हिंदी का लेखक उसको कहना चाहिए जो सदा सिर झुकाकर चले, इधर उधर कुछ न देखे, और बाजार में जब कोई सौदा लेने जाए तब 4 पैसे की चीज के 4 आने देकर घर आवे। मैंने भट्ट जी को इस बार की अपनी शिकार यात्रा का विवरण सुनाया। उसमें मनोरंजन के लिए कोई सामग्री न थी, केवल पैर तोड़ने वाली यात्रा के क्रम थे। उस दिन की कठोर वर्षा के दुख को तो मैं जल्दी भूल गया, परंतु उससे लड़ने में जो प्रयत्न किया था वो सदा याद रहा। शेर के संबंध में शिकारियों के अनुभव विविध प्रकार के हैं। सब लोगों का कहना है कि मनुष्य भक्षी शेर के सिवाय सब शेर मनुष्य की आवाज से डरते हैं। जब शेर की हंकाई होती है, और ऐसे जंगल की हंकाई प्रायः की जाती है जिसमें उसने गायरा किया हो, क्योंकि गायरा करके वो आसपास ही कहीं छिप जाता है, तब लगान वालों को पूरी चुप्पी साध कर बैठना पड़ता है। शेर को लगान वालों के पास भेजने के लिए पेड़ पर कुछ लोग बैठ जाते हैं। यदि शेर भटक कर उनकी ओर आता है तो वे कंकड़ बजा देते हैं और शेर मुड़कर लगान वालों की ओर चला जाता है। कुछ लोगों का अनुभव है कि शेर आदमियों के बीच से ढोर को पकड़ कर ले जाता है, परंतु ऐसे लोगों का यह भी कहना है कि आदमियों के हल्ला गुल्ला करने पर शेर डर कर छोड़कर भाग जाता है। अनेक शिकारी ये कहते हैं कि घायल होने पर ही शेर शेर बनता है। वैसे तो वो डरपोक जानवर है, सदा अपनी रक्षा की ही चिंता में रहता है। एक अंग्रेज शिकारी ने घायल शेर के रोमांचकारी पराक्रम का वर्णन किया। अंग्रेज और उसकी पत्नी दोनों शिकार खेलने गए। वे निकट मचानों पर पृथक पृथक बैठे। हंकाई हुई। शेर पहले पुरुष वाले मचान के पास आया। वो अपनी पत्नी को शिकार खिलाना चाहता था, इसलिए उसने बंदूक नहीं चलाई। शेर उसकी पत्नी के मचान के पास पहुंचा। उसने बंदूक चलाई। शेर घायल हो गया। घायल शेर ने उस स्त्री को देख लिया। शेर मचान पर पहुंचने के लिए पेड़ पर चढ़ा। स्त्री ने अपनी बंदूक की गोलियां खर्च कर डाली, परंतु शेर न मुड़ा। उसका पति ये सब देखकर बहुत घबराया। शेर स्त्री के निकट पहुंचता जा रहा था। अंग्रेज पत्नी को चोट पहुंचने के भय से बंदूक नहीं चला रहा था। वो अपने मचान पर से उतरा। शेर झपट मारकर स्त्री पर टूटना ही चाहता था कि उसने अपनी पत्नी को बरकाते हुए गोली चलाई। स्त्री डर के मारे मचान से नीचे जा गिरी और घायल शेर गोली खाकर जमीन पर जा लुढ़का। स्त्री बच गई, शेर मर गया। शेर संबंधी और अनेक मनोरंजक घटनाएं हैं। शेर का मेरा अनुभव यद्यपि अन्य शिकारियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत नहीं है, तथापि समकक्ष अवश्य होगा। अप्रैल सन 1946 की बात है। मैं ओरछा राज्य श्यामसी वाले फार्म पर था। इस फार्म के निकट ही राज्य का रक्षित वन है। जानवर तो उसमें कम है, परंतु जंगल पर्वतमय होने के कारण सुंदर है। मेरे पास शिकार खेलने का लाइसेंस था। एक दिन पहले तक काफी परिश्रम कर चुकने के कारण सोचा कि जंगल की सैर कराऊं। बैलगाड़ी पर गया। मेरा फार्म प्रबंधक बिंदेश्वरी गाड़ी हाँक रहा था। गाड़ी में मेरे पास एक बुढ़ा और बैठा था। फार्म से गाड़ी लगभग 6:30 बजे सुबह चली। 4-5 फरलांग चलने के उपरांत सूरज ऊपर चढ़ाया था। फार्म और रक्षित वन के बीच सिंगा नाला है। नाले की चढ़ाई साधारण है। चढ़ाई पार करते ही सघन वन मिलता है। उसी स्थान पर एक छोटा सा नाला ऊपर से आकर उस नाले में दाईं ओर मिलता है। नाले पर हिंस, मकोए, करधई, नेगड़ और पलाश के छुटपुट पेड़ हैं। मैं आगे की ओर मुंह किए था, एक बुढ़ा बगल में। बैल मट्ठर थे और धीमे धीमे चल रहे थे। बुढ़े ने मेरी बगल में धीरे से कोहनी का स्पर्श किया और कहा, नाले के ऊपर और पत्तों के पीछे चीतल खड़ा है। मैंने तुरंत उस ओर देखा। गाड़ी खड़ी करवा दी। पत्तों के पीछे शेर खड़ा था। खरी छौहों वाला दीर्घकाय पूरा शेर। बुढ़े ने पहले कभी शेर ना देखा था, इसलिए उसे चीतल का भ्रम हुआ। मैंने बिंदेश्वरी और बुढ़े से कहा, नाहर है। वे दोनों उत्सुकता के साथ उसे देखने लगे।
बंदूक मेरी तैयार थी, परंतु लाइसेंस में शेर के शिकार की अनुमति न होने के कारण बंदूक चलाने का लालच तक मन में न आया। परंतु मुझको एक कल्पना सूझी। लोग कहते हैं कि मनुष्य की आवाज पर शेर भाग जाता है, परंतु वो अडिग रहा और मैंने जोर के साथ बातचीत की थी तो भी वो नहीं हटा था। मैंने शेर की हुंकार गर्जन का अभिनय अपने कंठ से किया। मैं कम से कम 25 बार गरजा, फिर भी शेर वहां से न हिला। मैंने सोचा इतना खेल काफी है, गाड़ी आगे बढ़वाई। मुश्किल से 40-50 कदम बढ़ी होगी कि शेर दाईं ओर चलता हुआ बिल्कुल आड़ा आ खड़ा हुआ। हम लोगों के और उसके बीच में कोई आड़ न थी, न एक पत्ता न एक सींक। एक बार गोली चलाने का लोभ मन में हुआ, परंतु लाइसेंस की बाधा के कारण रुक गया। शेर पूर्व दिशा की ओर था, उसके ऊपर सूर्य की किरणें रिपट रही थीं। गाड़ी से वो 50-60 डग के अंदर पर होगा। मुझको फिर शरारत सूझी। मैंने फिर उसके गर्जन की नकल की। अब की बार शेर ने अपना जबड़ा जरा नीचे को लटकाया और अगला पंजा लगभग 1 इंच जमीन से उठाकर फिर रखा, मानो सोच रहा हो कि इस अभद्रता का क्या उत्तर दूं। मुझको भी संदेह हुआ। दाल में काला समझकर मैंने गाड़ी हंकवाई। मार्ग में एक मोड़ था, लगभग 50 गज का। इस मोड़ से शेर नहीं दिखलाई पड़ रहा था, परंतु जैसे ही मोड़ साफ हुआ देखा कि शेर गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा है। मैं समझ गया कि शेर चिढ़ गया है और उसकी नीयत में फर्क है, शायद आक्रमण करेगा। मैंने बिंदेश्वरी से कहा, गाड़ी तेज चलाओ। उसने बहुत प्रयत्न किया, यहां तक कि बैल को ठोकर मारते मारते एक पैर का जूता खिसक कर गिर गया, परंतु बैल मट्ठे थे इसलिए न बढ़े। बैलों ने शेर को नहीं देखा था और पश्चिम का पवन होने के कारण उन्होंने शेर की गंध भी नहीं पाई थी, नहीं तो गाड़ी को फेंक फांक कर भाग जाते। शेर के मार्ग में जूता आया। उसने एक छोटी सी छलांग मारकर इस अपशकुन को पार किया। बिंदेश्वरी चुप्पा बहादुर है, उसका धीरज उसकी गांठ में था, परंतु बुढ़े के चेहरे पर मैंने घबराहट के लक्षण देखे। वो पीछे बैठा था, डर लगता था कहीं वहीं का वहीं न टपक जाए। मैंने अपने दोनों साथियों को चिल्लाकर ढांढस बंधाया। मैंने शेर पर गोली न चलाने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि मैं ओरछा नरेश के सौजन्य का अपमान नहीं करना चाहता था। परंतु इधर अकेले मेरे ही नहीं, मेरे 2 साथियों के प्राणों पर आ बनी थी, जिसमें बिंदेश्वरी तो मेरे कुटुंब का एक अंग सा ही था। गाड़ी अपनी गति से चली जा रही थी। शेर मानो नाप नाप कर अपने और गाड़ी के बीच के अंतर को कम करता चला जा रहा था। मैंने पूरे जोर के साथ चिल्लाना शुरू किया, हट जा, भाग जा कमबख्त, अब आगे हट जा, भाग जा। मैं इतना चिल्लाया कि अंत में मेरा गला बैठने लगा। सुनसान जंगल में मेरी चिल्लाहट गूंज गूंज जा रही थी। चिल्लाहट के कारण मेरे कान सनसना रहे थे, परंतु हम लोग भयभीत नहीं हुए थे। जब जब मैं चिल्लाहट को और अधिक कठोर और भीषण बनाता, तब तब शेर जरा सा, बहुत जरा सा सहमता जान पड़ता, परंतु वो रुका नहीं। उत्तरोत्तर अपने और गाड़ी के अंतर को कम करता चला आ रहा था। उसके पंजों से नाखून निकल निकल पड़ रहे थे, मूछें खड़ी थीं, बड़ी बड़ी आंखें जल रही थीं। 2 फरलांग चलने के बाद अंतर केवल 25-30 कदम रह गया था। चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला लगभग बैठ गया था। शेर को केवल 2 लंबी छलांगे मारने की कसर थी कि हम तीनों की हड्डी पसली एक हो जाती। यदि भागने वाले तेज बैल होते तो भी पार नहीं पा सकते थे, क्योंकि शेर भी उसी अनुपात में अपना डग बढ़ाता। अब केवल एक विकल्प कल्पना में आ रहा था, या तो शेर गाड़ी पर कूदकर हम लोगों को चबाता, या फिर उस पर राइफल चलाकर उसकी गति को कुंठित करना चाहिए। परंतु इस विकल्प में एक बड़ी बाधा थी, पहाड़। ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर गाड़ी चल रही थी। शेर उल्टा सीधा हम लोगों की ओर बिना रुके हुए चला आ रहा था। निशाना नहीं बांधा जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में वो शायद घायल ही होता, और फिर घायल शेर वास्तव में शेर हो जाता है। फिर वो किसी हालत में भी हम लोगों को ना छोड़ता। तब एक और उपाय सूझा। मैंने सोचा, शेर के आगे जरा अंतर पर गोली छोड़नी चाहिए। शायद बंदूक की आवाज और गोली से उड़ी धूल के कारण डरकर लौट जाए। शायद गोली से उछटी हुई धूल उसकी आंखों में पड़ जाए। तब तक हम लोग मंथर गति से ही सही जान बचा ले जाएंगे। और यदि ये उपाय विफल हुआ तो एक अंतिम संकल्प वही था, ताक कर शेर के सिर पर गोली चलाना, फिर लगे कहीं भी। मैंने तुरंत बढ़ते हुए शेर के सामने गोली चलाई, ऐसी कि उसके फुट या 2 फुट आगे पड़े। गोली चलते ही अर्राटे का शब्द हुआ। उसके सामने धूल भी उड़ी। शेर की हिम्मत डिग गई। वो लौट पड़ा और जंगल में विलीन हो गया। हम लोग अपने प्राणों की कुशल मनाते हुए घर लौट आए।